नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वानंद गांगल और आप देख रहे हैं न्यूज डंका। दोस्तों, नए साल का पहला दिन सबके लिए खुशियां लेकर आया, पर कुछ ऐसे भारत के लोग थे जिनके ऊपर दुख का पहाड़ गिर गया। वो लोग कौन थे? वो लोग थे भारत के आंदोलनजीवी। क्योंकि भारत सरकार का एक निर्णय सामने आया, जिस निर्णय के तहत भारत के लगभग 6000 एनजीओज के एफसीआरए लाइसेंस थे वो रद्द कर दिए गए। उनको जो रिन्यूअल था वो मिला नहीं। तो ये एफसीआरए मतलब क्या होता है? तो एफसीआरए लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जो आपके एनजीओ को इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है फॉरेन फंडिंग के लिए। मतलब जो विदेश से पैसा, जो विदेश से आपके एनजीओ को फंडिंग आने वाले हैं, डोनेशंस आने वाले हैं, उसके लिए जरूरी कोई अगर दस्तावेज होता है तो वो होता है एफसीआरए लाइसेंस। तो ये 6000 में बहुत से ऐसे एनजीओज थे जिन्होंने ये एफसीआरए लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अर्जी ही नहीं दी, वो अप्लाई ही नहीं किया, तो उसकी वजह से उनका लाइसेंस रद्द हुआ। पर कुछ ऐसे एनजीओज थे जिन्होंने ये जो एफसीआरए के रेगुलेशंस है, जो भारत सरकार ने नियमन किया है, वो रेगुलेशंस का उन्होंने पालन नहीं किया था, उसका वायोलेशन किया था। इसकी वजह से उनका लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया और उनको रिन्यू नहीं किया गया। तो ऐसे जो एनजीओज थे उनके ऊपर दुख का पहाड़ पहले ही दिन नए साल में गिर गया। और ये भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जो आंदोलनजीवी है उनके खिलाफ उठाया एक बहुत ही बड़ा कदम था, महत्वपूर्ण कदम था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये सरकार के जो रिजिम है उसमें बहुत से ऐसे एनजीओज थे जिनके लाइसेंसेस रद्द कर दिए गए हैं। पर अभी हम जो देखने वाले हैं, जिसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो ये एनजीओज काम कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है, इनके काम करने का तरीका क्या होता है। तो बेसिकली ये जो आंदोलनजीवी एनजीओज होते हैं, ये फॉरेन फंडिंग के लिए या फिर किसी भी एनजीओ को फॉरेन फंडिंग के लिए तीन चीजों के ऊपर वो अपना कार्य दिखाते हैं। वो होते हैं फूड, एजुकेशन और दवाइयां, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिसिन। तो जो हमारा अन्न होता है, जो हमारी शिक्षा होती है और जो हमारी औषधियां होती है, उन क्षेत्र में हमारा एनजीओ काम कर रहा है। और उस क्षेत्र में काम करने के लिए हमें आपके ओर से पैसे की जरूरत है, ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा एक पिक्चर क्रिएट किया जाता है और ये फंड्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं। पर ये जो फंड्स है, इनका इस्तेमाल जो है वो किसी और ही चीजों के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है लीगल एक्टिविज्म के लिए, सरकार के खिलाफ अलग अलग तरह के आंदोलन खड़े करने के लिए, कन्वर्जन जैसे एक्टिविटीज के लिए, भारत विरोधी एक्टिविटीज के लिए। और इसके बहुत से प्रूफ सरकारी जो एजेंसीज है इनके पास होते हैं, इनके ऊपर कार्रवाइयां भी बहुत होती है। जो ये एनजीओ के लोग होते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयां हुई है, इससे पहले भी हुई है, आगे भी होगी। पर ये जो फंड्स है, ये फंड्स के ऊपर रोक लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। क्योंकि कहा जाता है जो वॉरफेयर का एक तरीका होता है, लड़ाई का एक तरीका होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि जो हमारा शत्रु है उसकी जो खाना पीना ये सब चीजें हैं उसके ऊपर रोक लगाइए, वो तोड़ने की कोशिश कीजिए। और सरकार ने यही किया है। ये एनजीओस का जो पूरा काम चलता था उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो था वो ये फॉरेन का पैसा था, उसके ऊपर सरकार ने रोक लगाई है। क्योंकि ये फॉरेन का पैसा जो आता है, सीएसआर एक्टिविटीज दिखाई जाती है, वहां के कुछ एनजीओज होते हैं या इसके लिए अलग से फेक एनजीओज फ्लोट किए जाते हैं और उनके माध्यम से ये फॉरेन से पैसा भेजा जाता है। अगर हम इन सब सारे एनजीओज के अकाउंट्स देखेंगे तो भारत से इनको ज्यादा कुछ पैसा मिलता है, ऐसी बात ज्यादा दिखाई नहीं देती जितने पैमाने में ये फॉरेन से पैसा आता है।
और ऐसे कई उदाहरण, मतलब हाल ही में हुए सीएए का जो आंदोलन था या फिर किसान आंदोलन था, इस समय ये आंदोलन के लिए विदेशी ताकतों का हाथ है ऐसा कहा गया, इसके प्रूफ्स आए। ये आंदोलन खड़ा करने के लिए किस तरह से पैसा फ्लोट हुआ या फिर खड़ा किया गया, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। इसके ऊपर सरकार ने भी अपनी बात रखी है। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लोकसभा में, सांसद में इसके बारे में बात की थी। देखिए उन्होंने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? तो ये जो उन्होंने कहा कि आंदोलनजीवी, ये आंदोलनजीवी आज की बात नहीं है दोस्तों। और बिलीव मी, नरेंद्र मोदी और हमारे जो गृह मंत्री है भारत के अमित शाह, ये 2 ऐसे नेता है, ऐसे इंसान है, उन्होंने ये सब चीजें पिछले 2 डेकेड्स से, 2 दशकों से झेली है। 2002 के दंगों का जो वाकया गुजरात में हुआ, उसके बाद से ये जो आंदोलनजीवी है, उन्होंने ये 2 नेताओं के विरोध में किस तरह से अलग अलग आंदोलन खड़े किए, लीगल एक्टिविज्म किया, किस तरह से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की, उसमें मीडिया इन्वॉल्व था, उसमें अलग अलग एनजीओज इन्वॉल्व थे, खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताने वाले लोग इन्वॉल्व थे। ये सारी चीजें पिछले 2 दशकों से ये दोनों नेता देखते आ रहे हैं और इसके लिए इन्हें पता है कि इनके साथ किस तरह से डील करना है। तो उसी तरीके से उन्होंने उनके साथ डील कर रहे हैं। ये आंदोलनजीवियों का जो फंडिंग है वो उन्होंने बंद कर दिया है। ये जो एनजीओज होते हैं, उनमें से ज्यादातर एनजीओज ये चाइल्ड एक्टिविज्म या फिर जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा दावा करते हैं। फिर अलग अलग संस्थाएं खड़ी करना या फिर अलग अलग ऑर्फनेज जैसे कुछ खड़े करना, इसके लिए पैसा लेना। ये पैसा लिया जाता है, तब ऐसा दिखावा किया जाता है कि ये जो बच्चे हैं, इसमें एक बच्चे के ऊपर सालाना 30,000 से 40,000 रुपए का खर्चा है। पर असल में जब इसका ऑडिट होता है या फिर इसका पूरा हिसाब किया जाता है, तो एक बच्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5,000 तक का खर्चा होता है, ऐसा सामने आया है एवरेज। तो जो बचा हुआ 25 से 35,000 के बीच का जो अमाउंट है, वो जाता कहाँ है? वो जाता है एक्टिविज्म में। कोई सरकार का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, उसके खिलाफ कोई पीआईएल डाल दो, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लेके आओ, ना तो डेवलपमेंट हो पाए। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, विलेज के होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनको सरकार के खिलाफ भड़काओ। जो माओइस्ट एक्टिविटीज होती है उनके लिए फंडिंग खड़ा करो। जैसा हमने देखा ये सीएए जैसे आंदोलन, उनके लिए फंडिंग खड़ा करो। ये सारी चीजें ये आंदोलनजीवी लोग करते हैं, ये एनजीओज के माध्यम से करते हैं, दिखावा करते हैं सोशल अवेयरनेस का या फिर किसी सोशल वर्क का। असलियत में काम होता है सरकार के खिलाफ का, कन्वर्जन का, भारत की छवि बदनाम करने का, वो बिगाड़ने का। इसका एक हम जिसे हम केस स्टडी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो केस स्टडी देखते हैं। ये केस स्टडी जिस एनजीओ का है, वो एनजीओ ने एक
ऐसा कैंपेन चलाया था। वो कैंपेन था आसाम के टी वर्कर्स, जो आसाम के जो चाय पत्ती के खेत होते हैं उसमें काम करने वाले लोगों के लिए ऐसा दिखाया गया। तो हम जानते हैं कि आसाम की जो चाय पत्ती है वो पूरे विश्व में एक भारत की पहचान है। पूरे विश्व में वो बहुत ही फेमस है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। असम की एक पहचान है, भारत की एक पहचान है। तो ये जो आसाम का क्षेत्र है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो आदिवासी है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कन्वर्जन एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा पैमाने पर होते हैं। तो ये आसाम के टी वर्कर्स का एक मसला उठाया जाता है, इसके लिए एक कैंपेन खड़ी की जाती है। इसमें बॉलीवुड के कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए आंदोलन के लिए उनके वीडियोस बनाए जाते हैं। देखिए, एक गरम चाय की प्याली में क्या हर्ज है। हाँ, अगर आप असम की चाय बागिया में काम नहीं करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ के चाय बागान लेबरर्स की बात ही कुछ अलग है। ये लोग ज्यादा पानी नहीं पीते हैं क्योंकि ना ही यहाँ बाथरूम है और ना ही बाथरूम जाने की छूट। बागों में लगातार पेस्टिसाइड छिड़कते छिड़कते इनकी चमड़ी ही क्यों ना छिल जाए, फिर भी इनके हाथ लगातार पत्तियां तोड़ते रहते हैं, चाहे इनके हाथों में दस्ताने हो या ना हो। हंसते चेहरों के पीछे सच्चाई सच में कुछ अलग है। 160 साल से शोषित मजदूरों की मजबूरी ही कुछ अलग है। Support us as we work together to uplift the conditions of over 1 million tea estate workers. तो ऐसे अलग अलग वीडियोस बनाकर एक कैंपेन की जाती है और इससे असम के चाय पत्ती में खेतों में काम करने वाले लोगों की हालत देखो किस तरह की है, उन्हें किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। और अल्टीमेटली असम की जो छवि है उसको गलत दिखाने की कोशिश होती है। असम के चाय को बदनाम करने की भी एक तरह से साजिश होती है। वो पूरे इंडस्ट्री के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक जनसभा में साफ तौर पर इसमें विदेशी ताकतें हैं, विदेशी ताकतों का हाथ है, ऐसा कहा था। साथियों, आज जब मैं असम के टी वर्कर की बात कर रहा हूं तो मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। तो ये एनजीओ है ऑक्सफाम इंडिया। ऑक्सफाम एक वैश्विक तौर पर काम करने वाला एनजीओ है जो भारत में भी कार्यरत है। इसका हाल ही में एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एफसीआरए के जो रेगुलेशंस है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट करने का, सख्त करने का अमेंडमेंट भारत सरकार लेकर आ रही थी, तब उसके ऊपर जो पहले टीका करने वाले लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर पहले ऑब्जेक्शन लिया था, उसके खिलाफ बात की थी, उसमें थे ऑक्सफाम के जो हेड है, सीईओ है, जिनका नाम है अमिताभ बहर। तो ये अमिताभ बहर एक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने भारत सरकार रेगुलेशंस जो स्ट्रिक्ट कर रही थी एफसीआरए के, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। हमारे मराठी में एक कहावत है
कर नाही त्याला डर कशाला. जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको डर काहे का. तो ये डर अमिताभ जी को क्यों लगा था हमें पता नहीं, पर वो लगा था, ये तो बात सच है. अब इस ऑक्सफाम इंडिया के थोड़े डिटेल्स देखते हैं और ये अमिताभ जी की थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं तो अमिताभ जी एक और एनजीओ के साथ उनका ताल्लुक है, उनका नाता है. वो एनजीओ है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज. सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज किसकी है? इस संस्था के डायरेक्टर है हर्ष मंदर. हर्ष मंदर ये वो इंसान है जो भारत के एक्स आईएएस ऑफिसर है और एक बुद्धिजीवी भारत में ऐसा उनको माना जाता है. और दिल्ली राइट्स, जो दिल्ली दंगे हुए, उनमें इनका नाम, इनके एनजीओ का नाम सामने आया. इनके एनजीओ के खिलाफ एनसीपीसीआर ने भी कुछ सख्त कदम उठाए हैं. इनके एनजीओ के खिलाफ एफआईआर्स हुई है. इनके एनजीओ के सब फंडिंग और इसको लेकर ईडी ने भी इनके कुछ ठिकानों के ऊपर रेड्स की है. तो ऐसे हर्ष मंदर जी का एनजीओ सामने आता है, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज. उसके ट्रेजरर है अमिताभ. अमिताभ जो है ऑक्सफाम इंडिया के सीईओ. तो इसके बारे में एलआरओ, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की एक संस्था है, उन्होंने कंप्लेंट की थी और उन्होंने 24 सितंबर को एक थ्रेड डाला था 2020 में. ये 2020 की बात है. उसमें एक थ्रेड डाला था. तो उसमें, उस ट्वीट के थ्रेड में क्या लिखा है हम देखते हैं. आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इसमें क्या है. एलआरओ अपने ट्विटर हैंडल पे ऐसा थ्रेड में कहती है, हर्ष मंदर को फ्रेंच सोर्स से, अरब एनजीओ से करोड़ ऑफ फॉरेन फंडिंग आई है और उन्होंने, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उनको ऐसी दरख्वास्त की है कि आप इनका जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करें. कब की है? 2020 में. कैंसिल कब हो रहा है? 2022 में. मतलब गवर्नमेंट ने भी तुरंत एक्शन नहीं लिया है. गवर्नमेंट ने पूरी अपनी जो छाननी थी वो की है, उसके बाद एक्शन लिया है. तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली राइट्स और हिंदू फोबिया और ये सब चीजों के लिए निर्माण करने के लिए, पैदा करने के लिए हर्ष मंदर की एनजीओ को फॉरेन फंडिंग मिली. ये फॉरेन फंडिंग जो है, इसमें कुछ उन्होंने नाम दिए हैं. वो नाम कुछ इस तरह से है. इसमें एक संस्था है जो खुद को ऐसा बताती है कि जो एक कैथोलिक कमेटी है, कैथोलिक कमेटी, और वो कैथोलिक कमेटी जो फ्रेंच एनजीओ है वो ऐसा बताती है कि हम हंगर और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. पर हर्ष मंदर की एनजीओ ना तो कभी हंगर के लिए काम करती दिखी है, ना डेवलपमेंट के लिए काम करती दिखी है. तो यह पैसा हंगर और डेवलपमेंट के नाम पर किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ? आगे जाकर एक होप, एक्शन फॉर होप ऐसे नाम की एक एनजीओ है जो हर्ष मंदर की एनजीओ को पैसा देती है. यह है पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन. जो अरब कंट्रीज है, वो सब अरब कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन इनको फंड्स देती है. और ये सब फंड्स किस काम के लिए आते हैं? सर्विस ऑफ इंडिपेंडेंट कल्चरल फील्ड. तो कल्चरल फील्ड में हर्ष मंदर जी की एनजीओ किस तौर पर काम कर रही है, फिर क्या काम कर रही है, पता नहीं. आगे जाकर एलआरओ ऐसा क्लेम करती है कि जो ये एनजीओ है हर्ष मंदर जी की, उनको बहुत ज्यादा पैमाने पर यूएस, यूके के माइनॉरिटी राइट्स, मुस्लिम राइट्स वगैरह वगैरह वाले जो एनजीओज है, वहां से फंडिंग आई है. और ये किस दौरान आई है, उसका टाइम पीरियड क्या है? जब सीएए के खिलाफ का आंदोलन अपने पीक पर था, अपने पीक पर यह आंदोलन था, तब जाकर यह फंडिंग इस एनजीओ को रिसीव हुई है.
तो यह पैसा आया किस चीज के लिए, इस्तेमाल किस चीज के लिए हुआ। ऑक्सफाम इंडिया के बारे में भी वही है। जो बंदा ऑक्सफाम का सीईओ है वही बंदा सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज का ट्रेजरर। ट्रेजरर का काम क्या होता है हम सब जानते हैं। ट्रेजरर जैसे रोल पे वो बंदा क्या करता है, इस बात के भी बहुत आशंका हुई है, या फिर ऐसा कह सकते हैं, या फिर इस बात की पुष्टि होनी चाहिए, या फिर उस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ऑक्सफाम को आने वाला पैसा सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के लिए घुमाया गया क्या, उसका इस्तेमाल भी इसी सब चीजों के लिए हुआ क्या, जैसे बाकी की एनजीओ के पैसे का हुआ। ऐसा एक डाउट है, ऐसा आरोप है। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये आंदोलन जीवी की मोडस ऑपरेंडी है, ये आंदोलन जीवी लोगों का सर्कल है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जाती है। और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है कि मानो एक्स नाम का कोई आदमी जो भारत में बैठा है, भारत के किसी कोने में बैठा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर असम से लेकर गोवा तक कहीं पे भी वो हो सकता है, वो बंदे को उसी के नाम से फॉरेन से पैसा आता है। फॉरेन से मतलब कोई भी, यूके, यूएस, कनाडा, कोई भी देश हो सकता है, वहां से उसी नाम का व्यक्ति, मतलब मानो मेरा नाम स्वानंद गांगल है, तो भारत में बैठे स्वानंद गांगल को अमेरिका, यूएस, यूके, अरब कंट्रीज, कनाडा, कहीं पे भी बैठा हुआ स्वानंद गांगल ही पैसा भेजेगा। तो ये तो क्लियरली मनी लॉन्ड्रिंग के ही पूरे ट्रेल्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये पैसा आता है और इसका इस्तेमाल होता है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, भारत विरोधी आंदोलन को फंड करने के लिए, चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो या फिर उससे पहले सीएए का आंदोलन हो। किसान आंदोलन के वक्त तो हमने इसकी गहराई, इंटेंसिटी क्या होती है वो भी देखा। ग्रेटा थर्नबर्ग से लेकर पॉप सिंगर रिहाना, उन तक सबने इस किसान आंदोलन के खिलाफ मतलब किसान आंदोलन के समर्थन में और सरकार के खिलाफ ट्वीट किया था, अलग अलग पोस्ट डाली थी। तो ये पूरे आंदोलन जीवियों का काम करने का तरीका है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ये फॉरेन फंडिंग का। और इसी के ऊपर हमला बोला है नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने, और इसी की वजह से अभी ये जो आंदोलन जीवी है ये और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन और खड़े हो सकते हैं। इसके कुछ आसार तो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके कुछ ऐसे हिंट्स जो है मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आउटरीच होना शुरू हो गया है कि ऐसे कैसे ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले जो एनजीओज हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके लाइसेंसेस रद्द कर दिए गए। पर अगर ये संस्थाएं भारत विरोधी गतिविधियां कर रही है तो उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, और अगर ऐसी और कोई संस्था है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप अच्छे किसी काम के लिए अगर पैसा ले रहे हो, अच्छे सोर्स से ले रहे हो, आपका काम अच्छा है, आपका उद्देश्य अच्छा है, तो वो पैसा आपको मिलना चाहिए। पर अगर वो पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है या फिर करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वो पैसा मिलने का चैनल ही बंद होना चाहिए। आज के लिए हम यही रुकते हैं, जल्द ही मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ डंका। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करके पहुंचाइए। और आपकी क्या भावनाएं हैं, आप और किस चीज़ों पर, आप किस विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे वापस एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।